नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में कामरान खिमानी का सलाम अर्ज़ है। आपने गुज़िश्ता हफ़्ते साहिबान सिलसिले के पहले प्रोग्राम मेंटेनिंग फैमिली हार्मनी एंड बैलेंस का पहला हिस्सा मुलाहिज़ा किया। इस पहले हिस्से में हमने फैमिली, खुशहाल फैमिली, एक हेल्दी और हैप्पी फैमिली के तसव्वुर को एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ हमने क्राइसिस के तस्वुर को भी समझने की कोशिश की। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्राइसिस क्या होते हैं और फैमिली किस तरह से उन क्राइसिस को फेस करने में हमें हेल्प कर सकती है। आज दूसरे हिस्से में हम अपने पहले हिस्से की गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हम क्राइसिस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्राइसिस से निपटने में फैमिली किस तरह से हेल्प कर सकती है। और फिर जो तीसरा तस्वुर था वो था सॉल्यूशंस क्या हैं, सॉल्यूशंस किसके पास हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। इस पर हमने बात की कि क्या वो क्राइसिस जो है वो आपकी फैमिली की हार्मनी को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। इज़ इट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इज़ इट बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस, इट इज़ बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। इसके हवाले से इदारों की मदद का भी हमने इसके अंदर अहाता किया और हमने साथ साथ ये भी समझने की कोशिश की कि ये हमारा अपना एक जो है वो स्ट्रेंथ है कि हम क्राइसिस को किस तरह से फेस करते हैं। अहम बात नाजरीन इसके अंदर जो समझने की है कि किस तरीके से हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये प्रोग्राम अपनी तमाम फैमिली के साथ देखेंगे और इस पर गौर व फिक्र करके हमें अपनी आरा से नवाजेंगे ताकि हम इस सिलसिले के मज़ीद प्रोग्रामों को आपकी खिदमत में पेश कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि नाज़रीन हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हमारे कुछ दोस्तों के यहाँ कमेंट आ रहे हैं और जिससे अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह आप लोगों की दिलचस्पी और द वे यू पीपल आर एंगेज्ड इन दिस ट्रांसमिशन इज रियली इनक्रेडिबल। किंग जरूक 123, मुझे लगता है ये इनका निकनेम है। तो बादशाह सलामत, आपने जो लिखा है अभी, पीपल चेंज एज पर ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑल्दो दे बिलोंग टू द same culture. I think it's a very incredible comment that you have made. Yes, or this is what Noshin has just termed as adaptability. So we remain grounded in our culture, but yet we adapt to the new circumstances. हमारे दोस्त हैं यहाँ पर अमीन खैरानी साहब। अमीन खैरानी साहब, खुशामदीद आपको इस प्रोग्राम में। आपने कहा है कि ये जो प्रेजेंटेशन है वो रीडेबल नहीं है। आप जरा कोशिश कीजिएगा, अगर आप मैक्सिमाइज करें अपने जो यूट्यूब ट्रांसमिशन को, हो सकता है कि इससे उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाए। ये प्रोग्राम अवेलेबल होगा रिकॉर्डिंग की हैसियत में भी, तो आप डेफिनेटली जब जाएं तो जब आपके पास फारिग टाइम हो और when you have time to revisit it, reflect it, and maybe share it with your family as a point of table talk, because this is the purpose of this show. This provides you an opportunity to talk with your family collectively because you want to find a solution from within. नौशीन ने भी बात की इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, solution starts from within and that is the common understanding. एक बड़ा अच्छा कमेंट मुझे नूरदीन गिलानी साहब का नजर आ रहा है जो फरमा रहे हैं कि टू अवॉइड द जनरेशन गैप बोथ हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। ये वो सवाल था नौशीन जो मैंने करना था आपसे और आपने एक तरह से उसका जवाब दे दिया था कि व्हाट इज द रोल ऑफ डेलीगेशन एंड क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू फेस चैलेंजेस और क्राइसिस। सो ऑब्वियसली अब इस सवाल को, चूंकि हमारे नाजरीन हमारे साथ सेम वेवलेंथ पे हैं, आई एम ग्लैड कि इट्स बीन इंटरैक्टिव प्रोग्राम। थैंक्स टू आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड फॉर पाकिस्तान जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एंड इट शोज दैट आवर फर्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी रिसीव्ड वेरी वेल माशाल्लाह। मेरा सवाल ये है कि अगर कहीं फैमिली में कम्युनिकेशन नहीं होता है क्राइसिस के मसले में और हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, तो lack of communication, lack of understanding, what does that lead to? And I would like to have a brief answer for you because इसकी बेस पर हम आगे चलेंगे मजीद। हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें एजेंडा कवर करना है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफरेंट मीडियम से, डिफरेंट चैनल से। We are actually having a lot of questions and we would address them. Thank you so much, Nausheen. Please go on. Thank you, Kamran, and thank you for reminding me of the time. जो ground बनाना था to come up with the next point, वो अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त बन चुका है। और if audience are with us, तो हम ये समझ चुके हैं कि everybody is important here.
तो जब कम्युनिकेशन नहीं होती है क्राइसिस सिचुएशन में, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जिस वक्त पैंडेमिक आया और सब कुछ शट डाउन हो गया, एवरीबॉडी वेंट इनटू लॉकडाउन, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई, बच्चों के लिए स्कूल जाना बंद हो गया, तो जो एक नॉर्मल नॉर्मल लाइफ के एलिमेंट्स थे वो सब एक साथ चले गए। और उस वक्त चूंकि ये हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ, हम नहीं जानते कि इसका रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए, तो हर कोई उसको वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया जिससे वो दोबारा से उससे उभर कर आ सके फौरन, या एक एक रीजनेबल टाइम में। ये किसी का कसूर नहीं है, पेंडेमिक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, इससे ये लर्निंग जरूर हुई है कि फ्यूचर के अंदर हमें प्रूडेंट रहना है। अगर आज आप देखें तो पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं, बहुत सारी ट्रेड्स खत्म हो गई हैं, बहुत सारे ऑप्शंस ऑफ एजुकेशन जो हमने सोच रखे थे कि ये हमें आगे काम आएंगे, दे डोंट एग्जिस्ट। जैसे हॉस्पिटैलिटी कम्युनिटी है, ये हॉस्पिटैलिटी जो ऑप्शन है फॉर पीपल टू टू ओपन अ बिजनेस, वो और टू वर्क इन दैट सिस्टम, it may not come that sooner again. तो चेंज करने की जरूरत है। ये चीजें बात कैसे होगी, समझाएगा कौन? अगर फैमिली के अंदर सब परेशान हैं, तो हर कोई एक दूसरे के अंदर अपनी परेशानी ट्रांसमिट कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या है? और परेशानियां, क्योंकि अब सब घर के अंदर हैं। ब्रेड अर्नर परेशान है कि मैं कैसे बाहर जाऊं, मैं कैसे कमाऊं, रेंट कैसे जाएगा, खिलाएंगे क्या, बच्चे पढ़ेंगे क्या, बच्चे सोच रहे हैं हम पढ़ेंगे क्या, आगे क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, घर की औरतें सोच रही हैं घर कैसे चलेगा। तो एवरीबडी इज परेशान। कौन इस चीज को बताएगा कि हमारे पास एक इशू आया है, उस इशू को सॉल्व करने के तरीके भी होंगे। इफ आई एम अ पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन। सो लेट्स थिंक ऑफ अ सोल्यूशन। ऐसे के अंदर सबको मिलके बैठना है और हर एक का आइडिया लेना है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड एक्चुअली वो डिक्लाइन की तरफ ही जाएगा। और ऐसे के अंदर अगर कोई, जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इफ दे फाइंड दैट समबडी इज रियली स्ट्रगलिंग, विदाउट आस्किंग दे शुड हेल्प। किसी को भी नजर आता है कि कोई फैमिली इस वक्त परेशान है, मुश्किल में है, दे शुड हेल्प इन एनी वेज पॉसिबल। सिर्फ चंद लफ्ज कंफर्ट के बोल देना कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम कोशिश करो, ये भी एवेन्यूज है, इससे बात करो। आप अगर नहीं कर सकते, गिव देम रिसोर्सेस, इसके पास जाओ, शायद ये तुम्हारी हेल्प कर सके, बट वी हैव टू वर्क टुगेदर। सो हर कोई एक साथ परेशान नहीं हो सकता। देयर शुड बी अ सिग्निफिकेंट अदर, कोई एक ऐसा पर्सन जो थॉटफुली सोचे, और जो वो फैमिली के अंदर होता है एक ऐसा कॉन्शियस पर्सन, वो बाकियों को जोड़ के रखता है। So identify who is the significant other in your family. Everybody has one or two. परफेक्ट नौशीन, थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा, हमें कमेंट्स में एक बहुत अच्छा कमेंट मिला है। डॉक्टर अशरफ उन्निसा जान मोहम्मद लंदन ओंटारियो से हैं हमारे साथ, और इनकी दो चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। एंड शी इज सेइंग दैट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड आवर रोल इन एनी सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड टू इट with our experience and knowledge. And she also says we have to empower ourselves with knowledge and understanding. So I think जो बात नौशीन कह रही हैं और जो डॉक्टर अशरफ उन्निसा कह रही हैं, वो ये है कि बेसिकली जिस तरह फैज साहब ने फरमाया था कि तेरे आज़ार का चारा नहीं नश्तर के सिवा, और ये सफ़ाक मसीहा मेरे कब्जे में नहीं, इस जहां के किसी जीरो के कब्जे में नहीं, हम अगर तेरे सिवा तेरे सिवा तेरे सिवा। हमें मेंटोर्स भी ढूंढने चाहिए, हमारे पास इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो हमारी सपोर्ट करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली द बक लाइज ऑन अस। हमारे ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आती है, क्योंकि हमारा घर, हमारे रिश्ते, हमारी मोहब्बतें, ये सब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच जाते हैं जहां बहरान की वजह से या उनके असरात की वजह से हम मुतासिर होते हैं। नौशीन, सवाल ये है कि अगर खुदा न खास्ता हम बहरान को या क्राइसिस को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे,
तो आपके ख्याल में इसमें ज्यादा मुतासिर या कम मुतासिर कौन कौन होता है फैमिली के अंदर? अगर हम एक आइडियल फैमिली की बात करें, माँ बाप हैं, जैसे हमने आपने एक्सटेंडेड फैमिली की बात की, हमारे माँ बाप हैं, हम खुद हैं, हमारे बच्चे हैं, तो आपके ख्याल में ज्यादा मुतासिर कौन होता है और ज्यादा उस सूरत हाल को हल करने की जिम्मेदारी किस पर आती है? Very important question again. Again, I'm going back to human body system. एक भी अपना काम नहीं करता, सब मुतासिर होते हैं। और क्राइसिस एक ऐसी चीज है कि अगर उससे बाहर नहीं आया जाए तो अल्टीमेटली जनरेशन मुतासिर होती है। आप अगर स्टोरीज देखें फैमिलीज की, तो कहीं आप सुनेंगे कि एक शख्स ने 50 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया और आज वो मिलियनर है। तो क्या उसकी जर्नी रही होगी, लेकिन उस पूरी जर्नी के अंदर जो उसका सपोर्ट सिस्टम था, जो उसका हार्डवर्क था, जो उसके सारे एलिमेंट्स फॉर सक्सेस को लेके वो चला, तो वो मिलियनर बना। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी होंगी जिसमें आपने सुना होगा कि वो मिलियनर था और आज वो कुछ भी नहीं है। तो जनरेशंस मुतासिर होती हैं अगर क्राइसिस से जल्दी बाहर नहीं आया जाए। एक कॉन्सेप्ट है कि पहले कूदो फिर पैराशूट बनाने की बात करो। यू हैव टू टेक एक्शन। और अगेन आई वुड एडमिट दैट मैं अपने आप को रिस्क टेकर मानती हूँ, बट जब मैंने ये लर्न किया कि रिस्क टेकिंग एक्चुअल होती क्या है फ्रॉम माय फैमिली, फ्रॉम माय लव्ड वंस, आई लर्न के कूद जाओ और फिर पैराशूट बनाओ। बिकॉज समटाइम्स यू रियली हैव टू टेक एक्शन विदाउट इवन थिंकिंग। क्योंकि जिस वक्त आप उस दौर में होते हैं कि जहां आप सोचते हैं कि या आर या पार, तो आर या पार के अंदर आपको सिर्फ एक्शन करना होता है। तो इस वक्त क्राइसिस है, अगर इस वक्त उसको हैंडल नहीं किया जाए, फैमिली बहुत परेशान है कि हम निकले कैसे, हमारा फ्यूचर, हमने जो प्लान किए थे, हमारे जो एस्पिरेशंस थी, जो हमारे ख्वाब थे, जो बच्चों के लिए हमने देखे थे या जो हमने हमारी फैमिली के लिए देखे थे, जो प्लान्स किए थे, वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें? देयर इज ऑलवेज अ सेकेंड डोर। इसीलिए पानी की एग्जाम्पल जो है ना, वो सबसे अच्छी है। पानी को आप कहीं भी डालो, वो कहीं से भी अपना रास्ता बना ही लेता है, उसे आप रोक नहीं सकते। थोड़े अरसे तक वो आप डैम्स को भी बना के आप रखते हैं ना, थोड़ा कभी कभी उसमें भी लीक हो जाता है। पानी अपना रास्ता कहीं से भी बना लेता है, इस रास्ते नहीं तो उस रास्ते, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, वो हर फॉर्म ले लेता है। सर्दी आएगी तो जम जाएगा, गर्मी आएगी तो उड़ जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो पानी ही रहेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी अडेप्टेबिलिटी कैपेबिलिटीज को हम बढ़ाएं, ऑप्शंस अपने लिए ऑन रखें कि अगर ये नहीं तो ये, मेरे पास लाइफ में मेरे ये एस्पिरेशंस थी, मैं ये नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, चेंज द ट्रैक। वो ओपननेस जरूरी है। तो अगर वो नहीं होगी तो देन एवरीबडी विल बी अफेक्टेड। आई कैन नॉट से कि कौन सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा, बट एवरीबडी विल बी इक्वली अफेक्टेड। अगर मैं कहूँ नॉर्मल आंसर, एक आम फहम आदमी ये आंसर देगा, बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो देन बच्चे जब अफेक्ट होंगे, वो बड़े होंगे तो उनके बड़े अफेक्ट होंगे। तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, एवरीबडी इज इक्वली troubled by the situation if the crisis is not handled appropriately. परफेक्ट, थैंक यू सो मच नाजरीन। यहाँ पर हमारा सेकंड फेज खत्म होता है और हम जो अब तक जब हमने डिस्कशन की वो ये थी कि क्राइसिस के जो टाइप्स होती हैं, और थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हुए थे यहाँ पर करंट पेंडेमिक के हवाले से, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अनप्रेसिडेंटेड थी। हमें नहीं पता था कि हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करें। छोटे छोटे क्राइसिस आते हैं इंसान के, जॉब नहीं रही है, हेल्थ के इश्यूज हैं, ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं और ऑब्वियसली इसमें काफी लोगों के तजर्बे, हमसे बड़ों के तजर्बे, लेकिन ये एक ऐसा दौर था जो कि बहुत सारी चीजों में लोगों को पता नहीं था इन चीजों के बारे में, हुकूमतों को नहीं पता था, जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनको नहीं पता था कि इसे किस तरह हैंडल करना है। बहुत सारी चीजों को इस चीज ने अफेक्ट किया, हमारे रूटीन्स को और हमारी कुछ ऐसी रिचुअल्स को अफेक्ट किया जिसकी वजह से हमारे कुछ
जैसे कहना चाहिए कि नफ्सियाती मसाइल या थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन भी आया हमारे अंदर और वो हमारे ख़ानदानों को उस चीज़ ने अफ़ेक्ट किया। तो हमें एक चीज़ बड़ी अहम है और अब हमारा तीसरा फ़ेज़ उस तरफ जा रहा है, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन फॉर इट? तो मैं एक बेसिकली जो एक अंग्रेज़ी में कहा गया है कि एनर्जी फ्लोज़ वेयर द फोकस गोज़। सो अगर हमारा फोकस क्राइसिस की तरफ होगा, तो हम क्राइसिस के बारे में सोचते रहेंगे, हम कभी सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हमारी नज़र विंड स्क्रीन से बाहर होगी, तो हम गाड़ी को आगे चलाएँगे। अगर हम रियर व्यू मिरर में देखेंगे, तो हम आगे गाड़ी कहीं न कहीं खुदा ना ख़ास्ता किसी रुकावट से हिट कर सकते हैं। सो वी नीड टू कीप लुकिंग अहेड, लुक ओकेजनली इन द रियर व्यू मिरर ताकि हम दूसरों को रास्ता भी देख सकें। और इसके अलावा नौशीन ने बड़ी अच्छी बात की प्लान बी के हवाले से, हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। अगर हमें यहाँ से फ्रॉम स्पॉट ए टू बी पहुँचना है और हमें बीच में रास्ते में रुकावट आ जाती है हमारे नॉर्मल रोड से, तो हमें ये देखना है कि हमारे पास ऑल्टरनेट रूट क्या है। बेहतरीन मिसाल इसकी हमारा जीपीएस है, जब हम देखते हैं रास्ता चुनते हैं, यहाँ रेड लाइन्स आती हैं, हम कहते हैं यार यहाँ ट्रैफिक है, अवॉइड इट। सो अपनी जिंदगी के जीपीएस को खुद कंट्रोल कीजिए बिकॉज इट इज योर फैमिली। और अब हम जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो नौशीन, आपसे बेसिकली जो सवाल है यहाँ पर, और आपने एक्चुअली पानी की बात की और बोट की बात की, अगर हम एक कश्ती को लेते हैं और वो स्ट्रॉन्ग इनफ है टू इट्स फोर्टिफाइड इनफ टू टेस्ट द स्टॉर्म वाटर्स, सो हमारे पास ऐसी क्या साइंस हैं कि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है विद इन द फैमिली, फैमिली डिवाइड हो रही है और एजिनेस हो रही है, हम चिड़चिड़ेपन में आ रहे हैं, हमें उस वक्त आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? आपने एक तो हमें कहा कि हमें फैमिली में किसी एक को स्पॉट करना चाहिए जो उस मसले को हल करे। What could be the tools for self diagnosis or self consoling or self supporting each other? Good. So yeah, अभी हम बहुत important aspect पे हैं, which are practical aspects, and there are some of them. Some may work for some people, some may not work for some people, right? But ये कुछ ideas हैं जो literature based हैं, कुछ ideas हैं जो experience based हैं, कुछ मेरे opinion हैं, and everybody is free to share their opinion because that's the point where हम चाहेंगे कि हमारी audience participate करे. जो आंसर छुपा हुआ है, सबसे पहले अगर मैं उस स्लाइड के लिए रिक्वेस्ट करूं प्लीज, द आंसर लाइज इन अ रेजिलियंस। अगर इस टर्मिनोलॉजी को हम देखें, और जब रेजिलियंस, एंड आई एम सॉरी अगर ये थोड़ी सी हेजी है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। रेजिलियंट फैमिलीज जो है वो क्या होती हैं? रेजिलियंस एक ऐसी चीज है जो एक एबिलिटी है, चाहे मौसम गर्म हो या ठंडा हो, हालात अच्छे हों या बुरे हों, यू विल ऑलवेज कम आउट ऑफ इट, यू कम आउट स्ट्रोंगर एट द अदर साइड। वो लोग कौन से होते हैं? तो वो इंटरनल फैक्टर भी होता है, एक पर्सन रेजिलियंट हो सकता है, बट अगर ये रेजिलियंस एक फैमिली में हो तो वो पूरी फैमिली उस क्राइसिस से बाहर आ सकती है। तो रेजिलियंस की कमी will lead to a lot of other problems. और resilience क्या है कि it's a shared belief to help family members कि वो इस चीज से बाहर आएंगे, and then can do attitude कि हम ये कर सकते हैं, हम बाहर आ सकते हैं। और अगर वो attitude नहीं होता है तो then there is an issue। और इसी तरीके से फैमिली ऑर्गेनाइज करती है अपने रिसोर्सेस, दे ब्रिंग इट टुगेदर कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं हैं, जो नहीं है उनमें से क्या हासिल करने की जरूरत है, उसकी लिस्ट होती है। नीड्स एंड वांट्स में डिफरेंस मालूम करना कि मेरी नीड ये है और मेरी वांट ये है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जानने के लिए कि नीड और वांट में डिफरेंस है। नीड क्या है? जो एब्सोल्यूट है, वो चाहिए, उसके बगैर नहीं चल सकता, जैसे घर, फैमिली, लव, खाना पीना, बेसिक नीड्स जरूरी हैं। वांट्स क्या है? मैं अगर गाड़ी हो तो बहुत अच्छा है, नया मोबाइल हो तो बहुत अच्छा है, कंप्यूटर सिस्टम बहुत पुराना हो गया है, अगर नया हो तो अच्छा है। तो नीड और वांट के अंदर डिफरेंस करना जरूरी है। तो अगर वो फैमिली ये डिफरेंस ना कर पाए और ज्यादातर अपना फोकस वांट्स पे रखे और ये सोचे कि ये वांट्स मिल नहीं रही, या ये वांट्स है नहीं, या ये वांट्स हासिल करने के जराए नहीं रहे, तो
नीड्स की तरफ से फोकस हट जाता है, और ये हम भूल जाते हैं उस वक्त शायद कि नीड को मेंटेन रखना जरूरी है, बिकॉज दैट्स एसेंशियल फॉर लाइफ। और फिर उस पूरे के अंदर जो रेजिलिएंट फैमिली होती है वो कम्युनिकेट करती है। तो अगर इफ आई रिक्वेस्ट फॉर यू टू गो ऑन टू द अदर साइड, देयर इज अ पिक्चर which says the effects of crisis, जो इस वक्त कामरान ने एग्जाम्पल दी। नाउ दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। एक अगर डोमिनो गिरता है तो वो पूरी ट्रेल को गिराता है। तो इस डोमिनो इफेक्ट को रोकने की जरूरत है, ताकि ये प्रॉब्लम आगे परसू ना करे और और जेनरेशनल इम्पैक्ट ना दे हमें। तो उसको ना रोक सकें और ये गिरता चला जाए तो इसके इफेक्ट क्या होंगे? Tumbled family. You don't have that unit anymore. You don't have that structure anymore. तो बच्चे किसकी तरफ देखेंगे? उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां सक्सेसफुल ट्रांजिशन हुआ हो फ्रॉम क्राइसिस। तो लोग अलग अलग तरीके से कोप करना शुरू करेंगे, और यहाँ इश्यूज आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के, यहाँ इश्यूज आते हैं सब्सटेंस अब्यूज के, यहाँ इश्यूज आते हैं suicidal ideation and committing suicide के, and then it's never ending problems. तो क्या हम ये चाहते हैं कि हमारी फैमिलीज इस रूट पे जाएं, ये जीपीएस ले और इस जगह जाए जहां पे खाई है, जहां पे कोई फ्यूचर नहीं है, या हम साथ में मिलके आइडेंटिफाई करें? थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। डोमिनोज शुरू के गिर गए हैं बट बाद के रह जाएंगे। तो क्या ये ऐसा हो सकता है? द आंसर इज यस। लेकिन अगर इस क्राइसिस को इफेक्टिवली हैंडल नहीं किया जाए तो देयर इज एन अगली साइड ऑफ इट व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम बैक फ्रॉम। यस कामरान। नौशीन, थैंक यू सो मच। अब आप बेसिकली जो बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे नाजरीन हैं जो व्यूअर्स हैं जो अक्रॉस द ग्लोब जिन्होंने अभी कनेक्ट किया हुआ है, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर joining in for this wonderful effort by Aga Khan Social Welfare Board for Pakistan. आपने जो अभी बात कही कि किस तरह से when we fail to respond to the crisis तो उसमें issues आते हैं regarding substance abuse और suicidal tendency और वो सारी चीजें। एक सवाल किया है निज़ार रतानी साहब ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन होगा। निज़ार साहब कहते हैं फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग पीस एंड स्ट्रेस एज वेल, जैसा कि अब तक की गुफ्तगू से हमने किया, इस चीज के नतीजे में पहुंचे। इन योर ओपिनियन, इफ द माइंडसेट ऑफ ऑल द मेंबर डज नॉट मैच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एवरीवन हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, हाउ टू डील विद दैट? और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल कि कई मर्तबा ये होता है कि एक क्राइसिस है, उस क्राइसिस को समझना, उसको रिस्पॉन्ड करना, उसमें एक तो बड़ी कॉन्सेप्चुअल किस्म की हमने बात की ना कि जी टेबल टॉक होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। हैप्पी हेल्दी फैमिली के लिए हमने कहा एजुकेशन बहुत जरूरी है, वोकैबुलरी बड़ी जरूरी है, टोनैलिटी बहुत जरूरी है। कई मरतबा मैं अगर एक बात करता हूँ और मेरी टोन अच्छी नहीं है तो आई कुड बी मिसअंडरस्टूड। निज़ार साहब का ये पॉइंट है, इससे रिलेटेड एक सवाल ये आया कि अगर फैमिली में इख्तलाफ आया या मेरी किसी बात से ट्रिगर पॉइंट ऑन हो जाता है मेरे किसी फैमिली मेंबर का, या किसी की बात से मेरा ट्रिगर पॉइंट ऑन हो जाता है, उसको मैं कैसे हैंडल करूं? नाउ दिस इज सम प्रैक्टिकल थिंग दैट आई वुड लाइक यू टू कमेंट ऑन, बिकॉज ये हम मसलों के सोल्यूशन की बात करें तो अभी तो हमने कॉन्सेप्चुअल बहुत सारी चीजों को डील किया, अब हमारे पास सवालात आना शुरू हुए हैं रियल लाइफ से मुताल्लिक, केसेस से मुताल्लिक। तो इस पर नौशीन आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर, जाहिर सी बात है आपके पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, हाँ सोशल वेलफेयर बोर्ड के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मदद की जरूरत होती है, इंस्टीट्यूशंस हमारे डेफिनेटली दे आर गोइंग बियॉन्ड देयर बाउंड्स टू हेल्प पीपल। तो आपका इस पे क्या कमेंट है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू निज़ार फॉर दैट। उसका आंसर मैं पहले ये सॉरी नौशीन, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा। यहाँ पर अभी हमारे साथ जुड़ गई हैं ज़ारा खान ऑल्सो, क्योंकि इन्होंने से यही सवाल किया, हाउ टू फाइंड द ट्रिगर्स ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स। ओके, या तो मेरे ख्याल में निज़ार और ज़ारा
मुझे नहीं पता कि ये शायद साथ बैठे हुए हैं या दो अलग अलग मुल्कों में बैठे हुए हैं, लेकिन बहरहाल दोनों का जहन जो है वो एक साथ काम कर रहा है, विच इज अनदर sign of synchronization and coherence between us and our audience. Please go ahead. Thank you. So thank you, Zara, for your question too. हाथ में जो 5 उंगलियां हैं वो भी एक साइज की नहीं है, अलग है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे जिस्म का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हाथ, एक घर के अंदर रहते हुए एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, हर कोई अलग पर्सनालिटी है, which is called diversity, which is according to our teaching, our values, our concepts is a strength. हिज हाइनेस ने एक बहुत ब्यूटीफुल बात कही थी जब मैं AKU के अंदर कल्चर, हेल्थ एंड सोसाइटी कोर्स पढ़ाया करती थी। इट वाज बेस्ड ऑन डिवर्सिटी। तो उनका एक कोट था जिसका जिस्ट ये है कि जो सबसे ब्यूटीफुल बात डाइवर्सिटी की ये है कि हाउ वी कैन बी डिफरेंट इन आवर ओन वेज। ये उसकी ब्यूटी है। और अगर आप AKU जाएं तो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है अबाउट द ग्रीनरी ऑफ AKU, आप किसी एक जगह खड़े हो और आप देखिए पौधे जो लगे हुए हैं AKU के अंदर, हर पौधा एक डिफरेंट पौधा है। आप चले जाएं स्कूल ऑफ नर्सिंग, आप चले जाएं फ्रंट एंट्रेंस पे, आप चले जाएं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जो एक जगहों पे पौधे लगे हुए हैं, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई हल्का ग्रीन होगा, कोई पर्पल होगा, बट व्हेन देन ऑल दे कम टुगेदर, दैट्स द ब्यूटी। उसमें कोई मोनोटोनस नहीं। अगर सारे दरख्त एक जैसे हो तो कितनी बोरिंग सी साइट होगी वो। They all are different, and once they come together, it is such a beautiful sight. This is a very good example कि हर family के अंदर people will have different point of view. जो मेन बात यह है वो ये कि हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू टेबल पर आना चाहिए और एक्नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई बहुत ही फुलिश बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल सेंसलेस बात कर रहा है कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है, कहाँ से ये ऑप्शन आ सकता है कि हम फलाना काम शुरू कर सकते हैं इस वक्त, और तो उसका ऑप्शन सही है बिकॉज वो अपने पर्सपेक्टिव से उस पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहा है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, लेकिन सबके पॉइंट्स जब टेबल पर आते हैं तो एक कंसेंसस क्रिएट होता है। आप डायलॉग करते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, और अगर फिर भी वो नहीं कहना चाहता और वो नहीं अप्रूव करता है बिकॉज वो एक सिग्निफिकेंट अदर है, वो एक डिसीजन मेकर है, तो कभी ना कभी सिचुएशन को देखते हुए आपको उस वक्त खामोश रहना होता है कि ठीक है अभी राइट टाइम नहीं है, मे बी गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, मे बी my father who is not agreeing to my point is maybe at this point in time not in his frame of mind जहां मैं उन्हें कन्विंस कर सकूं। शायद वो वर्क से परेशान होकर आए हैं, शायद कोई ऐसी चीज उनको इस वक्त ट्रबल कर रही है जिसकी वजह से वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख पा रहे हैं। लेट्स पार्क इट फॉर अ वायर एंड कम बैक टू इट अगेन। एंड देन second point is how we approach it. If we approach it with anger, with frustration, then हमें भी वो ऑप्शन नजर नहीं आएगा। मिल के जो बातचीत करने का तरीका है, मेरे ख्याल से ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ा कल्चरल फैक्टर भी है, और इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करती। मैं उसी बोट में हूँ। मैंने भी यही सीखा है कि जैसे हम बच्चों को चुप करा देते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है, बोलो मत यहाँ पर, तो हम शुरू से बच्चों को ये सिखाते हैं यू कैन नॉट मेक डिसीजंस अर्ली ऑन। तो जब डिसीजन लेने का टाइम आता है हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तुमको बोलना चाहिए, लेकिन उनको कभी ये ट्रेन नहीं किया गया। जैसे छोटे बच्चे को अगर स्कूल जाने से पहले 3 साल के बच्चे को भी अगर आप कहें कि तुम्हें आज क्या कपड़े पहनने हैं तो वो बताएगा, लेकिन माँ कहेगी नहीं ये नहीं पहनना है, ये पहनना है। तो अगर वो एक बच्चे ने डिसीजन ले लिया है कि मुझे ये पहनना है तो पहनने दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ मैं रहती हूँ वहां सर्दियां कड़ाके की पड़ती हैं, -40। अगर ऐसे के अंदर मेरा बेटा मुझे कहता है कि मुझे जीन्स और टी शर्ट पहनना है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी कि बेटा वो आप पहन सकते हो, बट सर्दी बहुत है, यू हैव टू वेयर ग्लव्स, टूब, जैकेट, बूट्स, यू हैव टू कवर योरसेल्फ। लेकिन अगर वो कहता है नहीं मुझे यही पहनना है, तो ये उसकी जिद है और ये इसका डिसीजन है। अगर उसको लर्न करना है तो उसको अपने डिसीजन पे कायम रहना सीखना पड़ेगा।
तो मैं उसको कहूंगी ठीक है बेटा, गो अहेड। एक माँ होने की हैसियत से मैं परेशान होंगी, लेकिन मुझे पता है कि वो वापस आएगा। तो गिविंग दैट चॉइस टू मेक डिसीजन, चूंकि शुरू से हमारे कल्चर के अंदर वो एस्पेक्ट नहीं रहा है, तो हमारी टॉलरेंस टू लिसन टू ईच अदर भी नहीं है, क्योंकि हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते जहाँ डिसीजंस होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, वो ऑप्शंस नहीं है, वो टेबल टॉक्स नहीं है। तो आज के पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, इस चीज को इनकलकेट करना बहुत जरूरी है कि बेटा तुमको क्या लगता है, ये पेंडेमिक की वजह से क्या हो रहा है, तुम क्या हेल्प कर सकते हो हमें। तो बच्चा शायद अपनी मासूम सी लिस्ट में ये शामिल करेगा कि पापा मैं ना आपसे हमेशा अपनी पॉकेट मनी मांगता था, आप ना वो थोड़े अरसे के लिए अपने पास रिजर्व रखो, आई वोंट आस्क फॉर इट। नाउ थिंक कि वो बच्चे के अंदर शायद वो डिसीजन मेकिंग आए बिकॉज यू पोज द क्वेश्चन, यू हेल्प देम टू आंसर। तो दोज एवेन्यूज हमारी जनरल लाइफ में नहीं है, एंड आई डोंट ब्लेम, बिकॉज हम उस कल्चर का पार्ट नहीं है जहाँ ये सिखाया जाता है, यहाँ बड़े हमेशा राइट होते हैं। तो ऐसे के अंदर वो पावर ट्रांसमिट करना, ट्रांसफर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन शायद अब ये ज़रूरत है फैमिलीज में कि वो इस नोशन की तरफ जाएं, ताकि जो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है उसको हम ग्रास्प कर सकें एंड कम अप विद अ कंसेंसस। थैंक यू सो मच नौशीन। यहाँ पर नाजरीन हम लोग ऑलमोस्ट अपने प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पे हैं इस वक्त। मैं मुनासिब समझता हूँ कि जो हमारे नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ लोगों के कमेंट्स पढ़ के। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हुसैन बुधवानी साहब का, जिन्होंने कहा गुड वाइब्स, नाइस इन्फॉर्मेशन शेयर्ड। कैप्स 789, सच अ हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर ऑल, nice info shared, thank you. So thank you caps 789 and हुसैन बुधवानी साहब, आपकी हौसला अफजाई का। डॉक्टर अशरफ निसा ने हमें एक बहुत अच्छी एक टिप दी है कि हमें जो है वो बेसिकली we need to keep watching, observe each moment, you may be able to help, trigger can be seen or missed। बड़ा अच्छा पॉइंट है। और इन एडिशन टू व्हाट नौशीन इज सेइंग कि टेबल टॉक्स, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, मगर कई मर्तबा ये होता है कि हमारा कोई भी एक फैमिली मेंबर जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, वो अपनी कुछ रूटीन चेंज की वजह से, अपनी आदतों की वजह से हमें कुछ इंडिकेशंस दे रहा होता है जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि इफ देयर इज एन एबनॉर्मलिटी देन वी नीड टू सी के व्हाट इज गोइंग बिहाइंड द सीन्स। सो आई थिंक नॉन वर्बल एंड वर्बल दोनों तरह की कम्युनिकेशन, दोनों तरह की अटेंशन बहुत अहम है। दो सवाल हैं बड़े अहम, और अब हम बेसिकली आ गए हैं, हमने बात की, मैं थोड़ा सा सम अप कर रहा हूं यहाँ पर क्योंकि हम आखिर की तरफ अब आ रहे हैं अपने प्रोग्राम के। सेशन 2 में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक मजीद नए कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्द। हमने बात की कि एक अच्छी खुशहाल फैमिली के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हमने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। नौशीन ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हमें एक्सप्लेन किया विजुअल सीन्स की स्लाइड्स की हेल्प से भी। दूसरा हमारा एस्पेक्ट था कि क्राइसिस की टाइप्स क्या होती हैं, हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, किस तरह से फैमिली डिस्टर्ब होती है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, हम उनको कैसे देखें। हमारे कुछ दोस्तों ने उन एरियाज को देखा है और उसी से मुतल्लिक सवालात किए हैं, सोल्यूशन पे भी कुछ सवालात आ रहे हैं। सीमा खिमानी लिख रही हैं, और सीमा खिमानी सरनेम मेरा और उनका सेम है, मगर मेरा उनसे सिवाय इसके कि हम एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और कोई ताल्लुक नहीं है। सवाल बड़ा अच्छा है अलबत्ता उनका, हाउ टू कोप अप विद आवर ओन सेल्फ एंड कंट्रोल द हार्श सिचुएशन विद लव वंस। बहुत अहम सवाल है कि अगर हम अपने ही फैमिली के लोगों के साथ ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मैनेज करें अगर हमें अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसिस का सामना करना पड़े। ये सवाल है सीमा किमानी का। नौशीन, ये सवाल आपके लिए है। दूसरा सवाल आ रहा है राहिल लाखानी साहब का, और वो ये कह रहे हैं कि हाउ रेजिलियंस कैन बी बिल्ड नॉट ओनली इंडिविजुअली बट एज अ यूनिट। ये बड़ा अहम सवाल है मेरे ख्याल में, whether it is a family or any other group। और राहिल के सवाल को जवाब देने से पहले मेरा ख्याल है एक बात जो नौशीन ने अभी बड़ी अच्छी कही थी
कि हम अपने बच्चों को जिम्मेदारियां लेना नहीं सिखाते और फिर वन फाइन डे वी जस्ट वेक अप एंड से कि भाई यू हैव टू डू इट। सो आई थिंक ये जो अब्रप्ट ट्रांजिशन होती है कि वी एक्चुअली बेबी फीड देम टिल अ सर्टेन टाइम, और उस टाइम के बाद एकदम से जब वो कहते हैं ना कि उनकी स्ट्रेंथ से ज्यादा अगर लोड आता है, वो प्रिपेयर्ड नहीं है, वो कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई चीज हो रही है तो वी गेट यूज टू इट, लेकिन अगर सडन होगी तो दैट इज काइंड ऑफ शॉक ट्रीटमेंट। तो राहिल का सवाल बहुत अहम है कि हम रेजिलियंस अपनी फैमिली में कैसे इनकलकेट करें एज अ ग्रुप। सीमा का सवाल ये है कि हम अपने अगर मोहब्बत करने वाले अपने रिश्तेदारों अपने फैमिली के लोगों के साथ अगर हमें हार्ड सिचुएशन मिलती है तो उसको सामना कैसे करें और कैसे हम उसको कोप अप करें। जी Thank नौशी। you. I'm very glad that audience is participating so actively और बहुत अच्छे सवाल आते हैं। तो सीमा के सवाल के जवाब में मैं कोशिश करूंगी, if I have understood her question correctly, कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप अपने लव्ड वन से शेयर ना कर सकें और आप हर्ट होते हो और आप अपने आप को अपनी फीलिंग्स को कैसे हैंडल करेंगे। जवाब बहुत आसान है कि बातचीत करके, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत मुश्किल है कि बातचीत करके कैसे। अम, अगर फैमिली के अंदर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वो रिलेशनशिप शेयर नहीं कर सकते हैं जिसमें अपनी वो फीलिंग्स बता सकें, जब वो ये कह सकें कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे ये नहीं करना, तो वो अगर ये नहीं कह सकते सब, तो वो क्या करेंगे? वो ये फील करेंगे कि मैं इस पिंजरे में फंस चुका हूँ, मेरे लिए कोई वे आउट नहीं है, मैं क्या करूँ? कोई मुझे पसंद नहीं करता, आई एम नॉट वांटेड, दिस इज़ नॉट द लाइफ दैट आई वांट, मैं कहीं चली जाती हूँ या यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। और इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस वो यूथ जो कि स्ट्रेसेस डील नहीं कर पाता है, उनके पास एस्केप का एक ही ज़रिया होता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या वो सब्सटेंस अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। Now these all are very negative things जिसका आंसर बहुत आसान चीज़ में है, बातचीत। तो सिर्फ ये कह देना अपने पेरेंट्स से कि मम्मी आपने ये तो कहा है कि मुझे ये करियर लेना चाहिए, बट आई थिंक डिफरेंटली, कैन आई शेयर विथ यू? क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? क्या आप सुनना चाहेंगे? और फिर भी पेरेंट नहीं सुनना चाहेगा, आप दोबारा कहेंगे कि मम्मी मैं ये करना चाहती हूँ आपकी खुशी के लिए, बट उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? Pros and cons of both. Bring it on the table. Constant reassurance, constant reminders, constant triggers to have that communication would be the key. And parents need to develop that sense. I, as a parent, I'm still learning to have that relationship with my kids. My daughter is turning 18 next month, and उस सूरत हाल के अंदर जब आपका बच्चा टीनेज से गुजर चुका है, एडल्ट लाइफ में जा रहा है, रिस्पेक्टिंग देयर प्राइवेसी, रिस्पेक्टिंग देयर ग्रोथ, रिस्पेक्टिंग कि अब वो एक एडल्ट होता जा रहा है, उसके पास भी दिमाग है, वो भी सोचता है, तो उसके डिसीजंस को इनकॉर्पोरेट करना कि हम मिलके क्या कर सकते हैं। तो अगेन मेरी पहली बात, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हम जिस एनवायरनमेंट में हैं वहाँ पर कल्चर ऐसा है कि जिसके अंदर बच्चों को बोलने का वो हक नहीं है बचपन से, तो वो वोकैबुलरी नहीं है हमारे पास कि हम ये बता सकें, वो हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं है जिससे हम अपना फ्रस्ट्रेशन बता सकें कि लव्ड वन हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो वोकैबुलरी सीखी जाए, और वो वोकैबुलरी सीखना बहुत आसान है। आपको या तो सेल्फ लर्निंग से वो पता चल सकता है, आप रिसोर्सेज फाइंड करें, आप अपॉर्चुनिटीज लें, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, रीडिंग, या किसी ऐसे दानिश्वर बंदे के साथ बात करें जो इस पे एक्सपर्ट हो,
जो जानता हो कि कम्युनिकेशन कैसे की जा सकती है, और कोई आम इंसान भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक पढ़ा लिखा स्कॉलर हो जो आपको बताएगा कि कैसे बात हो सकती है। हो सकता है आपके घर के अंदर ही कोई एक ऐसा शख्स हो जो आपको ये बता सके कि ये बात कैसे करनी चाहिए। आपकी कज़न हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका नेबर हो सकते हैं, एनीबॉडी हू यू फाइंड कुड बी सिग्निफिकेंट अदर हू कैन हेल्प यू आउट। और अगर फिर भी ना हो, तो पता करें कि किसकी बात मम्मी सुनेगी, उसके थ्रू जाएं, थोड़ी सी डिप्लोमेसी, एंड देन फाइंड योर रिसोर्सेज, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द रिसोर्स टू मेक आवर पॉइंट क्लियर। एंड resilience कैसे सीखनी है? यूनिटी इन द फैमिली, it is a long process, because adversity आती है, there are many different kinds of reactions. Picking up the strong positive reactions and keeping it at one side, कि ये एडवर्सिटी आई, किसने कैसे रिएक्ट किया, तो जिसने सटली रिएक्ट किया, जिसने समझदारी से टाइम लेके, उसके पास जाए कि तुम ना नहीं हिले इस बात से, तुम जरा परेशान नहीं नजर आए, क्या वजह थी, क्या हुआ था। फाइंड दैट सिग्निफिकेंट अदर जिसके पास एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि अच्छा जी, इस वक्त हमारे पास जो है वो यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है, और अभी सब ऑनलाइन चला गया है, और यूनिवर्सिटी ने पैसे बढ़ा दिए हैं, तो क्या करना चाहिए। मैं तो फुल टाइम स्टडी कर रही हूँ। ओके जी, क्या तुम पार्ट टाइम जाकर साथ में कोई ऐसा चीज कर सकते हो जिससे इनकम सोर्स बनी रहे? गुड ऑप्शन, लेट्स टॉक अबाउट इट मोर। या जो मैं पढ़ रही थी वो होटल मैनेजमेंट था। जो अभी हालत है कोरोना की, मुझे नहीं लगता होटल मैनेजमेंट आगे वैसा ही चलने वाला है जैसा अभी चल रहा है। व्हाट शुड आई डू? चेंज द ट्रेड, मे बी दैट कुड बी द ऑप्शन। कौन से ऑप्शन हैं जो ऑन है? जैसे आई कैन बाय अ फ्रेंचाइज ऑफ कमर्शियल क्लीनिंग। व्हाई? बिकॉज इस वक्त एवरीबडी वांट्स टू कीप देयर एनवायरनमेंट सेफ, तो उनको कमर्शियली अपने स्पेसेस को क्लीन रखना बहुत जरूरी है ताकि कस्टमर आए। तो schools, colleges, offices, gyms, everybody would require people who can keep their spaces clean. So क्या commercial franchise business मुझे buy करना चाहिए? Yes, maybe. So options. So who is that person who reacts to the adversity positively? Keep an eye on that. And then make that clan bigger. उस clan को बढ़ाते जाए. And then that resource group will be the one who will guide you how to go out of it, because they will have great ideas. ग्रेट नौशीन, थैंक यू सो मच। आपने जब ये जवाब देना शुरू किया था, मेरा ख्याल है कि सीमा खिमानी का और राहील साहब का, तो उस वक्त एक लाइन बड़े मेरे दिमाग में आई थी, जो बड़ी अक्सर जब हम मौजू पे होते हैं ना, बात कर रहे होते हैं, तो हमें ये सुनने को मिलती है, कभी कभी हम खुद भी कह देते हैं कि जी कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो उसमें मुझे लगता है कि जो ये जो चीज आती है ना, उसमें हमारी जो सबसे ज्यादा अहम मदद कर सकते हैं वो हमारे इदारे हैं। क्योंकि हम अगर जाते हैं, जैसे आपने कहा कि व्हाट हु इज द सिग्निफिकेंट अदर्स, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी मर्तबा हमारी पर्सनल रिस्ट्रेंट्स भी होती हैं, हम किसके पास जाएं, किससे हम बात करें, कई मर्तबा हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो आई थिंक इदारे जो होते हैं ना, वो एक जो हमारे इदारों में जो एक कंपैशन और जो एक एम्पैथी है और जो एक एडवाइजरी रोल है टू मेंटेन अ सर्टेन कॉन्फिडेंशियलिटी, वो बहुत अहम है। और फिर ऑब्वियसली अगर आपके जैसे कहना चाहिए ना कि अगर एजुकेशन के मसाइल हैं तो उसके लिए एक डेडिकेटेड ऑर्गन है, अगर हेल्थ का इशू है उसके लिए एक है, हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, और वो हमें गाइड कर सकते हैं, वो हमें समझा सकते हैं कि हमारे मसाइल कहाँ से हल होंगे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमने देखा है अभी पिछले कुछ दिनों में कि जैसे कोई भी क्राइसिस होता है ना, तो वो अपने अंदर नेगेटिव्स के साथ साथ पॉजिटिव्स भी लाता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको कोविड से फायदा हुआ है। दे वेंट ऑन ऑनलाइन क्रिएटिंग बिजनेस। बहुत सारी खवातीन जो खाना बड़ा अच्छा पकाती थी, उन्होंने घर से सप्लाई करना शुरू कर दिया। सो दे एक्चुअली चेंज देयर कोर्स ऑफ एक्शन। बहुत सारे टीचर्स थे जो यहाँ से बैठकर अब वो ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे हैं,
एक कुछ वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसर्स को प्रमोट कर रही हैं. Obviously, this part of the world, when you are getting the payment and you are selling to the place where it's been valued more. So, you know, बेसिकली ये वाला जो बहरान है ये अपने अंदर पॉजिटिव्स भी बहुत सारी चीजें लाया है. बात वही आ गई घूम फिर के वहीं के energy flows where the focus goes. और हमारी एक आध पार्टिसिपेंट्स हैं वकारुन्निसा, उनका एक कमेंट है, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई बात नहीं अगर रिश्तेदार मतलब ये कि आपको अहमियत नहीं देते और अगर जो भी आपका तजुर्बा रहा है, लेकिन इदारे बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के आपके मसाइल हल करने के लिए मौजूद हैं. और वन ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन इज आगा खान सोशल वेलफेयर बोर्ड, जिसने आज का ये बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया है. और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे लोग हैं जिस तरह से वो आपस में चैलेंज कर रहे हैं, एक दूसरे के कमेंट्स को देख रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. तो एक तरह से हमारी ये एक कहना चाहिए साइबर फैमिली क्रिएट हो गई है आज 1.5 घंटे के अंदर, राइट. और दूसरी बात यह है कि जिसपे मैं मतलब नाउ वी आर एंडिंग टुवर्ड्स हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, कि कई मर्तबा जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो आता है इंडिविजुअल गोल्स वर्सेस फैमिली ऑब्जेक्टिव्स, जो कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज आते हैं. तो इस एक सवाल पर अगर हम थोड़ी सी आपकी इनपुट ले सकें कि मेरा एक इंडिविजुअल गोल है, मेरी फैमिली का एक कलेक्टिव गोल है, अगर उसमें कोहेरेंस ना हो तो उसको हम टेबल टॉक के अलावा किस और तरीके से, जैसे आपने कहा कि हम किसी के चैनल को यूज करें, एक तरीका तो यह है. इसके अलावा और कोई चीज अगर आपके समझ में आती हो और आप हमें बताना चाहती हो प्लीज. इसमें बहुत सिंपल चीज ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो कांस्टेंट प्रोसेस है. वो किसी एक लम्हे में नहीं होगा, किसी एक टेबल टॉक पे या किसी एक डिस्कशन का रिजल्ट नहीं होगा. वो कनेक्टेड है सीरीज ऑफ एक्शंस पे. तो जैसे कि हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे, दैट्स द मेन थिंग. तो अगर सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि आप डिस्कशन पॉजिटिवली ना कर सकें. लेकिन जहाँ भी किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हल्की पड़ जाती है वहाँ इशू आते हैं. तो देन जो अदर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो उस इररिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताते हैं, रियलाइज करवाते हैं. और वो कैसे रियलाइज करवाते हैं वो इम्पोर्टेंट है. क्या वो उसको एहसास दिलाते हैं कि तुमने गलत किया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह ये उसको हेल्प करते हैं कि देखो तुमने जो ये किया इससे ये नुकसान हुआ, अगर तुम ये नहीं करते और ये नहीं करते या इसको डिफरेंटली इस तरह करते तो बात यहाँ तक नहीं जाती और रिजल्ट पॉजिटिव होता. तो समझाना उसको कि तुम फ्यूचर में क्या कर सकते हो, हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन योर मिस्टेक, इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मेरे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कि प्लीज reserve the right to make mistakes. So everybody makes mistakes. Okay, everybody should be given this right to make mistake. But the thing is कि उस mistake को repeat ना किया जाए. That's important thing. And again अगर repeat भी होता है तो उसका आंसर tolerance पे है कि जो बाकी लोग हैं उसको tolerate करते हुए खामोश नहीं रहें, वापस से याद दिलाएं कि तुम्हारी mistake दोबारा repeat हुई है and this is something that you need to work on. Can you please? और अगर फिर भी repeat ना हो तो extreme measures होते हैं कि अगर बच्चा है तो उसके साथ disciplinary action होता है, बड़े हैं तो उनको कहा जाता है कि ठीक है आप एक काम करें कि अब से ये वाली चीज मैं कर लिया करूंगी, आपको जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट बॉदर until you are okay to do that. And adult, you know, one-on-one communication in a way where it is acceptable. जैसे कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ तरीके हैं, एक है पैसिव तरीका, एक है अग्रेसिव तरीका, और जो बीच का तरीका है वो असर्टिव तरीका. तो असर्टिवनेस ऐसी चीज है जिसमें आप बात कह भी जाते हैं, सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है. तो वो वाला तरीका इस्तेमाल करते हुए अगर ये बात की जाए कि क्या गलती हुई है और उसको कैसे सुधारना है, तो वहां पे पर्सन की एक्सेप्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है टू चेंज द बिहेवियर. और ये अगेन मैं कह रही हूँ, ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है. इट्स अ स्लो पेनफुल प्रोसेस. आई हैव बीन थ्रू दिस, आई टेल यू, as part of the problem. I have been through that. I have learned
a great deal out of my experience. This happens, it doesn't come. I'm still working on it, but this is something that works. Communication works. Thank you so much, Nausheen.